पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सिनेरियो बनी पीस टॉक। कूटनीतिक अगुवाई पाकिस्तान के काम नहीं आई। अमेरिका ईरान को राजी करने में नाकाम रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए यह मौका ऐतिहासिक था। पाकिस्तान दुल्हन की तरह सजाया गया था। पलक पांवड़े बिछाकर अमेरिका और ईरान की डेलीगेशन का स्वागत किया गया था। ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि कथित तौर पर दुनिया के सामने वो ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। न कोई डील हुई, न कोई समझौता हुआ। ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा, अमेरिका अपनी शर्तों पर। नतीजा ये हुआ कि बातचीत फेल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस्लामाबाद से खाली हाथ लौट गए। साथ ही ये भी बता गए कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा था कि जी कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, जबकि आने से पहले ही दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे वो रिजेक्ट कर चुके थे। उसके बाद भी इस टॉक को करवाया गया और जाहिर है कि जिस तरह की कंडीशंस या जो पॉइंट्स अमेरिका ईरान को दे रहा है वो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। ईरान क्यों मानेगा कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम कर दे या वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाए। इस किस्म की जो शर्तें लगाई गई हैं अमेरिका की तरफ से वो ईरान पहले भी नहीं मान रहा था और इसीलिए वो सैंक्शंस भी झेल रहा है। अब यहीं से पाकिस्तान के लिए असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि बातचीत की टेबल पर पाकिस्तान की मेजबानी में बात न बनना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक नाकामी साबित हो सकती है, बल्कि ये पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जिससे पाकिस्तान को आर्थिक मदद और सुरक्षा संबंध चाहिए, दूसरी तरफ ईरान है जो पाकिस्तान का पड़ोसी है। इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने के साफ मायने हैं। पाकिस्तान एक साथ दो दबावों में फंस जाता है, अमेरिका की रणनीतिक उम्मीदें और ईरान की सीधी भौगोलिक चुनौती। अगर अमेरिका सैन्य विकल्प अपनाता है तो पाकिस्तान से एयरबेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट की मांग हो सकती है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की किसी भी सहमति का मतलब होगा सीधे ईरान के निशाने पर आना। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जो देश अमेरिका को अपनी जमीन देंगे वो उस देश पर जवाबी कार्रवाई झेलेगा। करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर तनाव बढ़ सकता है जो हॉट जोन में बदल जाएगा। आतंकी गुट इस स्थिति का फायदा उठाकर हमले तेज कर सकते हैं। सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव जैश उल अदल जैसे गुट इस अराजकता का फायदा उठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों के खिलाफ हमले तेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य सहयोग से पाकिस्तान के भीतर गंभीर सांप्रदायिक दंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इन्हीं हालात से बचने के लिए बिचौलिए पाकिस्तान ने भव्य तैयारियां की थी। सूटेड बूटेड सेना प्रमुख और पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी को न सिर्फ शून्य समझा गया, बल्कि पाकिस्तान की इस पूरी कवायद को एक शो पीस डिप्लोमेसी के तौर पर देखा गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने हितों को प्राथमिकता दी और पाकिस्तान सिर्फ एक मेजबान बनकर रह गया। इस नाकामी ने यह भी साफ कर दिया कि वैश्विक ताकतों के बीच पाकिस्तान की साख कितनी सीमित है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान को एक मजबूत बिचौलिया नहीं बल्कि एक बार फिर कमजोर कड़ी के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान यकीनन एक नई मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है और जो उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है सऊदीया से, तो इनको तो जाना पड़ेगा, ये इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे में क्या यहाँ पर अमेरिकन को भी जगह दी जाएगी? क्योंकि मेरा ख्याल है ये बेवकूफ़ी पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो जाएंगे और हम नई मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन जो बात आज हुई है, ये यहाँ पर कई लोग इस बात को काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, और वही हुआ। इन हालात के बीच सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के सामने है। पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हर फैसला जोखिम से भरा है। एक तरफ ईरान से टकराव का खतरा, दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज करने की कीमत।
अब होगा बड़ा खेल। जिद पर अड़ा ईरान, फिर मचेगा कोहराम। अनलॉक होने वाला है वर्ल्ड वॉर का गेट। सीज फायर के दौर का पहला और सबसे अहम पड़ाव यानी पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद पूरी दुनिया की नजरें उन चेहरों पर टिकी थी जिन्हें शांति वार्ता से पहले गर्मजोशी से गले लगते हुए और हाथ मिलाते हुए देखा गया था। लेकिन घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उम्मीदें पीछे छूटती चली गईं। 21 घंटे लंबी इस मैराथन बातचीत में जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधि मंडल आमने सामने बैठे रहे, लेकिन हर दौर के बाद सिर्फ मतभेद ही बाहर आए। इस्लामाबाद की इस हाई प्रोफाइल बैठक में न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक हर मुद्दे पर टकराव साफ दिखा। शुरुआत की गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडे तनाव में बदल गई और अंत तक आते आते साफ हो गया कि पहला राउंड किसी समझौते के लिए नहीं बल्कि दोनों देशों की सख्त पोजीशन दिखाने के लिए था। Whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. करीब 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस का चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा था कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ। शब्द भले संतुलित थे लेकिन संदेश साफ था, बातचीत हुई पर भरोसा नहीं बना। वेंस ने ठोस और अहम डिस्कशन की बात जरूर की लेकिन साथ ही ये भी जता दिया कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक के बाद उनका लहजा साफ संकेत दे रहा था कि वॉशिंगटन अब सिर्फ बातचीत से संतुष्ट नहीं होगा। अब अगला कदम या तो और सख्त दबाव होगा या फिर ऐसी शर्तें जिन्हें मानना ईरान के लिए और मुश्किल हो जाएगा। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States. इस शांति वार्ता के 5 सबसे अहम मुद्दे थे। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जहां अमेरिका साफ प्रतिबद्धता चाहता है कि परमाणु हथियार नहीं बनेंगे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन जिसे हर हाल में खुला रहना जरूरी है। तीसरा, लेबनान में संघर्ष विराम, खासकर हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर। चौथा, आर्थिक प्रतिबंध और ईरान के फ्रीज एसेट्स जिन्हें तेहरान वापस चाहता है। और पांचवा, पूरे मिडिल ईस्ट की क्षेत्रीय सुरक्षा, जहां हर कदम का असर कई देशों पर पड़ता है। लेकिन बिचौलिए पाकिस्तान की मौजूदगी में दुनिया के लिए कोई गुड न्यूज नहीं आई। लेकिन दस्तावेजों के जरिए अपनी अपनी बात तो रखी गई लेकिन अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा।